Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the management thoughts. We have already discussed about the importance and nature, features and characteristics of the management principles. Now today we will लर्न व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोग ने देखा पिछले वीडियो के अंदर कि अलग अलग मैनेजमेंट के जो गुरुज जो है यानी कि एक्सपर्ट्स है उन्होंने अपने अपने वक्त के अंदर अपने अपने अनुभवों के जरिए कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट को। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वक्त पे किस किस मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कौन कौन सी थॉट दी है। मैनेजमेंट थॉट इज प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक थॉट प्रेजेंटेड टाइम टू टाइम। अलग अलग वक्त में इसको अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। मेनी मैनेजमेंट गुरुज हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट प्रिंसिपल्स बाय एक्सप्रेसिंग डिफरेंट व्यूज इन दिस थॉट्स। अलग अलग मैनेजमेंट के जो गुरु है उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए यानी कि सिद्धांत दिए है, अपने खुद के जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है, अपने खुद के उनके खुद का जो नज़रिया है, उनका खुद का जो उन्होंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया है, वो उन्होंने बताया है, विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट थॉट, तो जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट थॉट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी। क्लासिकल थियोरी थॉट्स क्या है? थॉट्स प्रेजेंटेड टिल द 19th सेंचुरी इज कॉल्ड क्लासिकल थॉट्स। यानी जो 19th सेंचुरी के एंड तक जो थॉट्स मैनेजमेंट की चल रही थी उसे बोलते हैं हम लोग क्लासिकल थॉट्स। फेडरिक ट्रेलर एंड हेनरी फेयोल कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिस्पेक्टिवली। तो जो इसके जो मेन जो इस थॉट को देने वाले यानी इसके जो एक्सपर्ट्स जो है, गुरुज जो है, वो मेन गुरु कौन है इसका जिसने ये क्लासिकल थॉट हमें दी है? उसका मेन गुरु है फेडरिक टेलर एंड दूसरा है हेनरी फेयोल जिसने मैनेजमेंट थॉट को दिया है हमें। उसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु है। मेन प्रमोटर्स ऑफ द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी आर फेडरिक टेलर है, फिर दूसरा मैक्स वेबर भी है, गिलब्रेथ भी है, हेनरी गेंट भी है और हेनरी फेयोल। तो ये सारे भी दूसरे भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ये क्लासिकल थ्योरी के अंदर उनका भी हाथ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसकी जो थियोरी, अभी हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हम लोग लेटर ऑन इसकी इसी टॉपिक के अंदर हम लोग हमारा आएगा। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थियोरी है वो थियोरी भी हमें किसने दी है? हमें साइंटिफिक थियोरी फेडरिक टेलर ने भी यानी जो क्लासिकल थियोरी जिसने दी है वही फेडरिक टेलर है, उसी ने भी साइंटिफिक थियोरी की भी डेफिनेशन और उसका मतलब और उसके प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो थॉट जो था क्लासिकल थॉट, तो ये क्लासिकल थॉट क्या था? अप्रोच ऑफ द जो क्लासिकल जो थॉट है वो कब तक चल रहा था, यानी कि ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स जो क्लासिकल जो था वो कब तक चला था? यानी कि 19th सेंचुरी के एंड तक ये क्लासिकल थॉट के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे बिजनेस के अंदर। टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी फॉर्मेट्स एंड साइज स्टार्टेड टू चेंज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से 19th सेंचुरी के एंड के अंदर फिर क्या हुआ, जो बिजनेस के जो फॉर्मेट्स है, साइज है, वो चेंज होने लगा। यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी यूनिट्स आना शुरू हो गई। As a result, need for change in it arise due to some limitations of the thoughts of the classical theory। तो क्लासिकल थियोरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी और जो मौजूदा जो हालात थे, यानी कि जब इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी थी और बिजनेस के यूनिट्स बड़े बड़े होने लगे थे, तो फिर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आई, तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर तब्दीलियाँ करने की रिक्वायरमेंट आ चुकी थी। तो इसीलिए फिर ये जो क्लासिकल थॉट है वो हमारा चेंज हुआ और क्लासिकल थॉट की जगह पे फिर आया थॉट ऑफ द नियो क्लासिकल थियरी। यानी नियो क्लासिकल थियरी, क्लासिकल थॉट के बाद हमारी जो नई जो थियरी आई थी हमें मिली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, वो थी हमारी नियो क्लासिकल थियरी। इन द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एल्टन मायो ऑर्थन क्रिएटेड दिस थॉट। तो ये जो नियो क्लासिकल थियरी है वो कब आई? 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जब चेंजेस की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये जो एल्टन मायो जो है, जो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने, ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और ये जो साइकोलॉजिस्ट भी था, और ये एल्टन मायो ने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर इसने एक नई थॉट दी हमको, वो थी नियो क्लासिकल थॉट। ये न्यू क्लासिकल थॉट जो है वो कब आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमें मिली है।
एल्टन मायो इज कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ द थॉट्स ऑफ द न्यू क्लासिकल थियोरी। तो एल्टन मायो को ही इसका प्रमोटर बताया गया है। थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी एम्फेसाइज अपॉन द बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर द मैनेजमेंट। और जो न्यू क्लासिकल थियोरी जो हमें मिली, एल्टन मायो ने जो हमें दी, वो थियोरी किस पे काम कर रही थी? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और ग्रुप बिहेवियर के ऊपर ये थियोरी काम कर रही थी। एडिशंस वेर मेड टू द थॉट ऑफ द न्यू क्लासिकल थियोरी like informal organization, human behavior, human relation, inspiration, etc. are the elements based on the thought of the classical theory। जो क्लासिकल थियरी के जो बेस जो एलिमेंट्स जो थे, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था, फिर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन और इंस्पिरेशन जो था, तो ये सब क्लासिकल थियरी के बेस थे। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिशन, यानी कि उसी में थोड़ा कुछ चेंजेस किया गया। तो एल्टन मायो और उसके साथ में दूसरे भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि हर्सबर्ग है, रेंसिस लाइकर्ट है और मास्लो है। तो ये सब ने भी इस थॉट, नियो क्लासिकल थॉट के अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन द ब्रांचेस ऑफ द थॉट ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी, मेन थिंग इज द ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर थॉट। तो इसके अंदर मेन चीज़ क्या थी? जो क्लासिकल नियो क्लासिकल थियोरी थी, उसकी मेन चीज़ ये थी कि ह्यूमन रिलेशन, यानी कि आपस में ह्यूमंस का कैसा संबंध, काम करने वालों का, और ह्यूमन बिहेवियर, उनका नेचर किस तरह का है, इसी थॉट के ऊपर ये थियरी काम कर रही थी। सोशल मैकेनिज्म थॉट्स एंड सोशल अरेंजमेंट थॉट्स आर द मेन। ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज दिया हुआ यहाँ पे आपको, बिहेवियर रिलेटेड थॉट आपको नीचे बताया गया है क्या है। बिहेवियर रिलेटेड थॉट एम्फेसाइजेस ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो ह्यूमन बिहेवियर थॉट जो है, यानी जो न्यू क्लासिकल थॉट ने जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा उन्होंने भार रखा है, यानी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो ये ह्यूमन बिहेवियर थॉट क्या है? ह्यूमन बिहेवियर थॉट ये बताता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उसका सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यानी कैसे ध्यान दिया जाएगा? तो उसे एक तो ऐसा कल्चर, या तो फिर उसको ऐसा सराउंडिंग देना चाहिए, उसको ऐसा नेचर मिलना चाहिए कि उसको काम करने के लिए एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और साथ में उसे जितना उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको सैलरी या वेजेस उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उसको जॉब का सेटिस्फेक्शन होगा। अगर जॉब सेटिस्फाइड होगा तो फिर क्या होगा? उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो उसकी बढ़ जाएगी। तो बिहेवियर रिलेटेड थॉट इंक्लूड्स इंटर ह्यूमन रिलेशन, इंड्यूसमेंट, लीडरशिप, डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो ह्यूमन बिहेवियर थॉट के अंदर क्या आ जाता है? दूसरा, एक तो ह्यूमन का रिलेशन, आपस में मिलजुल कर कैसे काम करना है वो भी हमको समझ में आएगा। इंड्यूसमेंट, फिर लीडरशिप की एक, यानी कि अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक ग्रुप का लीडर बना दिया, तो लीडरशिप की भी उसके अंदर एक एबिलिटी बिल्ड हो गई। फिर डिस्पोजेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, अगर सब लोग रिलेशन, अगर सभी एम्प्लॉयज़ का आपस में बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी होगा नहीं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होगा? पीस होगा। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, अगर लीडर है वो अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो आसानी से दे सकता है। और तो कम्युनिकेशन करना है, एक अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ अगर बताया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कम्युनिकेट करके उसको इम्प्लीमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए जो नियो क्लासिकल थ्योरी है उसको बोला जाता है बिहेवियर रिलेटेड थॉट बोला जाता है। उसके बाद जो आया, जो मैनेजमेंट की अनदर थॉट जो आई, वो थी हमारी मॉडर्न थॉट। तो ये चेंज वॉज अकर्ड। हाँ, बिहेवियर थॉट के अंदर एक चीज़ और बता दूं आपको। बिहेवियर थॉट के अंदर प्रोफेसर उर्विक जो है उसने ऐसा कहा था, यू मैनेज योर मैन एंड योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ एल, यानी रेस्ट ऑफ ऑल। तो प्रोफेसर उर्विक ने ऐसा कहा कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको आप मैनेज करो, आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो आपका सब कुछ मैनेज कर देंगे, यानी कि आपका पूरा बिजनेस को वो आराम से मैनेज कर लेंगे। इसीलिए इसको बोला गया है बिहेवियर रिलेटेड थॉट। अब बिहेवियर रिलेटेड थॉट के बाद जो हमें जो हमें थॉट मिली वो थी हमारी मॉडर्न थॉट। A change was occurred in the format of the industry and business after 1960। 1960 के बाद बिजनेस के फॉर्मेट्स और इंडस्ट्रीज की फॉर्मेट्स के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई। एज अ रिजल्ट, अ नीड ऑफ स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज अराइज। तो इसकी वजह से एक स्पेशल अप्रोच की ज़रूरत पड़ी मैनेजमेंट के अंदर। एज अ मैनेजमेंट is not confining to only business unit, special professional class of the
managers were emerged where advocacy in this thought for philosophy, social studies, statistics, mathematics and computer information technologies were made. तो बिजनेस मैनेजमेंट करने के अंदर हमें साथ साथ में और भी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी हमें, यानी कि हमें कोई प्रोफेशनल्स हमें चाहिए थे, फिर सोशल स्टडीज़ यानी हमें सोशल रिलेशन का भी ध्यान रखना है, फिर स्टेटिस्टिक्स तो हमें कुछ एनालिसिस करने के लिए हमें इस सब्जेक्ट का भी ज़रूरत है, मैथमेटिक्स भी हमें ज़रूरत है, एंड कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होने की वजह से हमें इन सब चीज़ों को भी मैनेजमेंट थॉट के अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ा। तो मैनेजमेंट गुरुज लाइक कुंज ओडोनेल एंड जॉर्जा टेरी हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट। तो मैनेजमेंट की जो थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मॉडर्न मैनेजमेंट, उसको कंट्रीब्यूट किसने किया है यहाँ पे, जो उसके जो गुरुज है कुंज ओडोनेल एंड जॉर्जा टेरी जो है वो इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स है। मोरेवर पीटर एफ ड्रकर एंड विलियम उची एंड सीके प्रहलाद हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट। तो यहाँ पे दूसरे भी कंट्रीब्यूटर्स है जिसने मॉडर्न मैनेजमेंट की जो थॉट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब हम लोग देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन जो दी है, यानी जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जो दिए है वो किसने दिए है, फ्रेडरिक टेलर ने दिए है। और ये फ्रेडरिक टेलर वही है जिसने हमें जो हमारा क्लासिकल थियरी है, क्लासिकल थियरी की थॉट भी इसी बंदे ने दिए थे। तो मीनिंग देखते हैं पहले क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री। जो पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनकी मेंटल रिवोल्यूशन की पूरी इसने स्टडी की है इसी को, और उनके दिमागी हालत के मुताबिक जो स्टडी करके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया उसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट इज़ अ टोटल मेंटल रिवोल्यूशन टुवर्ड्स देयर टास्क, ड्यूटीज, कलीग्स एंड ऑनर्स। और ये कंप्लीटली किसके ऊपर है, पूरा मानसिक जो हमारी सोच जो है इसके साथ ये पूरी रिलेटेड है। हमारे चाहे वो टास्क हो, चाहे वो हमारे काम हो, चाहे हमारे साथ में काम करने वाले हमारे कलीग्स यानी अदर हमारे एम्प्लॉयज है, या फिर उसका मालिक जो है, सबकी जो मेंटल जो स्थिति है यानी रिवोल्यूशन है उसके साथ ये पूरा कनेक्टेड है। तो इसकी डेफिनेशन दी है एज सेड बाय द फ्रेडरिक टेलर, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। पहले हमें एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे एम्प्लॉय के पास से क्या कम करवाना है। व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, आपके जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए ये, एंड सी टू इट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। और फिर ये भी देखना है कि उससे जो काम दिया गया है वो अपने बेस्ट यानी अपने पूरे एफर्ट्स के साथ कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में यानी कि हमें कम खर्चे में ये चीज़ हमको मिल रही है। वर्कर्स एंड सी दे डू इट सर्टनली एंड लीस्ट एक्सपेंसिस इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें देखना है कि यानी उसे जो काम दिया गया है वो प्रॉपर वे के अंदर कर रहा है और वो हमें कम खर्चे में पड़ रहा है, और इस चीज़ को कंटिन्यूसली वॉच करना है क्योंकि यहाँ पे हमें खर्चा कम भी होना चाहिए। तो इसी चीज़ को पूरा स्टडी करना है और इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमें फ्रेडरिक टेलर ने जो दी है उसमें सबसे पहला है साइंटिफिक मेथड। क्योंकि टू डू वर्क साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड, abandoning traditional method and thinking how best work can be done by the analyzing work scientifically। यानी यहाँ पे बताया गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर वर्क किस तरह से किया जाएगा। तो वर्क जो है वो साइंटिफिक मेथड से यानी कि जो पुरानी जो ट्रेडिशनल जो मेथड थी उस मेथड को यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे इसको निकाल दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड जो थी यानी ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि वर्कर्स वर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो वर्कर्स है उसको पूछा जाता था कि आपको जो काम दिया गया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब और इसी को रूल ऑफ थंब कहा जाता था। यानी उस टाइम के ऊपर ट्रेडिशनल जब टाइम जो था उस टाइम के ऊपर क्या होता था, देयर वॉज नो वॉइस ऑफ वर्कर्स। तब वर्कर की खुद की कोई आवाज़ यानी कोई भी वर्कर वहाँ पे अपने मालिक के सामने आवाज़ नहीं उठा पाता था। तो ट्रेडिशनल
थॉट यही थी कि रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको जो काम दिया गया वो आपको कंप्लीट करना है। वही आपको पूछा जाएगा कि आपको जो काम दिया गया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पे वर्कर सामने कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। डोमिनेंस ऑफ द ऑनर्स इंक्रीज्ड, तो तभी क्या होता था कि जो ऑनर जो होता था ना वो उसके ऊपर पूरा प्रभुत्व रहता था, उसी का हुक्म चलता था। सो जो फेडरिक टेलर जो है उसने इसीलिए इस कंसेप्ट को चैलेंज करने के लिए इसने ये साइंटिफिक अप्रोच को लेके आया। जो रूल ऑफ थंब जो था उसको निकालने के लिए ये एक इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके आया। फ्रेंड्स, हम लोग पहले फेडरिक टेलर कौन है उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। फेडरिक टेलर जो है वो एक अमेरिका मैकेनिकल इंजीनियर था और वो सबसे पहले एक अप्रेंटिस के तौर पे एक फैक्ट्री के अंदर वो काम करता था और उसने अलग अलग कंपनीज के अंदर अपना बहुत कुछ योगदान दिया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और बाद में फिर वो एक मैनेजर बन गया बेथलेम स्टील कंपनी के अंदर। और जब ड्यूरिंग दिस पीरियड, फेडरिक टेलर का पूरा नाम है फेडरिक विंसलो टेलर। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड एफ.डब्ल्यू. टेलर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हिंस ही इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये खुद एक ग्राउंड लेवल से ये ऊपर आया था, तो इसने सब कुछ देखा, जो ट्रेडिशनल जो थॉट थी वो सब उसने देखा। तब उसे पता चला कि यहाँ पे वर्कर्स की कोई वॉइस नहीं है, वर्कर्स को बोलने का कोई यहाँ पे यानी कि इजाज़त ही नहीं है। तो इसीलिए इसने फिर क्या किया, जब ये मैनेजर बना तो उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ऊपर आया, तो उसने खुद ने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, अलग अलग सिचुएशंस को उसने फेस किया है। तो बाद में उसे पता चला, तो फिर ये एक मैकेनिकल इंजीनियर होके उसने एक बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का उसने प्रिंसिपल दिया, जिसे बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इसने दिया, तो इसको जो फेडरिक विंसलो टेलर है इसको बोलते हैं फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको बोला जाता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका जो पहला हमने देखा साइंटिफिक मेथड, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड को पूरी तरह से निकाल दिया गया और साइंटिफिक मेथड के ऊपर इसको काम किया गया। एंड थिंकिंग हाउ बेस्ट वर्क कैन बी डन बाय एनालाइजिंग वर्क साइंटिफिशियली। और ये उसने देखा कि किस तरह से हम लोग बेस्ट वे के अंदर हम अपना जो वर्क जो है उसको हम लोग निकलवा सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज के पास से। ये जो फेडरिक टेलर ने जो चैलेंज किया था जो ट्रेडिशनल को, तो एज ए चैलेंज टू ट्रेडिशनल अप्रोच ही प्रेजेंटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज ए रिवोल्यूशनरी थॉट, वेयर जहाँ पे उसने बताया कि ईच वर्कर शुड बी असाइंड वर्क एज पर हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। साइंटिकल थॉट के अंदर मैनेजमेंट का जो थॉट दिया, इसके अंदर इसने क्या बोला कि हर एक वर्कर को उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी के मुताबिक उसको काम दिया जाए। सेकंड उसने बोला ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर द कैटेगरी, और उसकी जो कैटेगरी है उसके मुताबिक हर एक वर्क को बोला गया है कि आप अपना मैक्सिमम उसके अंदर दे, यानी कि विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग अपना जितना भी एफर्ट्स है वो पूरा अपने काम के अंदर लगाइए। और उसने थर्ड बोला था ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेजेस, यानी जितने भी वर्कर्स अगर पूरी एफिशिएंसी के साथ पूरी मेहनत के साथ अगर लगन से काम करते हैं तो फिर उसे एक्स्ट्रा वेजेस भी उसे मिलनी चाहिए। तो ये इसके मेन जो तीन जो उसने पॉइंट्स बताए, जो थॉट ऑफ जो ट्रेडिशनल थॉट था उसके अगेंस्ट में इसने ये मेन तीन थॉट्स उसने बताई है। इसके जो प्रिंसिपल्स जो है उसमें हमने देखा पहला साइंटिफिक मेथड। अब सेकंड है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। Planning and implementation. Instead of workers doing planning and implementation, it should be like experts making planning and workers should follow it. तो इसने क्या मैनेजमेंट के जो थॉट है उसके अंदर उसने चेंज किया कि जो वर्कर्स जो है उसका काम है वर्क करना, यानी ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और प्लानिंग कौन करेगा, तो प्लानिंग करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए, तो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करे और वो लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग और पॉलिसीज वो लोग बनाएंगे एक्सपर्ट्स, और जो पॉलिसी और जो प्लानिंग जो बनाएंगे एक्सपर्ट्स ने उसको इम्प्लीमेंट, यानी कि उसको जो काम करना है वो कौन करेगा, वर्कर्स को। तो यहाँ पे उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस क्या है, टू एनालिस इज द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन स्पीडली विथ लोअर कॉस्ट। अगर हम लोग किसी को वर्क देते हैं तो अगर हम उसके ऊपर एनालिसिस यानी अगर हम उसके ऊपर सुपरविजन करेंगे तो क्या होगा कि वो वर्क इफेक्टिवली और समय के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट जो हो जाएगी वो हमारी घट जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमारा घट जाएगा। आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी। तो यहाँ पे टाइम स्टडी और मोशन स्टडी क्या है, हम लोग अभी ये सब पॉइंट्स खत्म होंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के जरिए यहाँ पे उससे पता चलेगा
कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि कोई भी एक चीज़ का हमने बेंचमार्क बनाना। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी आर साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस। इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क, रिसोर्सेज एक्सेट्रा मैटर्स आर कंसिडर्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। यानी हमें हर चीज़ का एक बेंचमार्क बनाना है कि अगर एक कोई काम दिया गया है तो वो स्पेसिफिक इतने टाइम में ख़त्म होना चाहिए, या तो सिचुएशन ऑफ वर्क, जिस प्रकार का हमारी सिचुएशन है काम करने में उसके मुताबिक उसको टाइम दिया जाए। फिर रिसोर्सेज, कितना हमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए बेंचमार्क बनाई जाए कि हम कितने लोगों से काम कर सकते हैं, हमें कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो हर चीज़ का एक मापदंड बनाया गया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। Selection of the workers should be done appropriately and scientifically. For scientific standards, benchmark like education of the employees, skill, guts, physical strength, training, etc. can be considered. Moreover, an employee should be assigned such work that must be according to his education, study and skill. यानी जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी वर्कर का तो हम कौन से बेस के ऊपर, उसके लिए भी हमने कुछ बेंचमार्क बनाया होगा कि ये कोई कैटेगरी के लिए अगर हमें कोई अपॉइंटमेंट करना है तो उस कैटेगरी लिए उसके पास मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास ये स्किल होनी चाहिए, और उसको हमें कितना उसका स्ट्रेंथ क्या है वो सब हमें जानने के बाद हम किसी को अपॉइंट करेंगे। देयर शुड बी यूज ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। तो अगर वर्कर की जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसे ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा। ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्ट शुड बी यूज टू नो देयर वर्क इंटरेस्ट। और अलग अलग साइंटिफिक टेस्ट भी हम उसकी कंडक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो वर्कर जो है उसे कौन सा काम करने के अंदर उससे इंटरेस्ट है, उसको जानने के लिए। फिर आया हमारा फाइनेंशियल मोटिवेशन, इकोनॉमिकल जो है यानी कि वो फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गया। तो जो स्किल वर्कर जो हमारे पास जो काम करते हैं, अगर वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा कम होता है। तो जो स्किल्ड वर्कर्स जो है हमें क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। तो किस तरह से मोटिवेट करेंगे, उसको हम लोग एडिशनल या तो बोनस दे सकते हैं या फिर हम उसको कुछ एडिशनल इंसेंटिव दे सकते हैं, लाइक दिस वे कि वो उसको अगर अदर देन सैलरी अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। खुश होगा तो वो अपनी जो एफर्ट्स है वो अपने काम लगाने के अंदर और भी ज़्यादा दिल लगा के वो काम करेगा। देन मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, देयर शुड बी मेंटल रिवोल्यूशन फॉर अचीवमेंट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स। मेंटल रिवोल्यूशन रिड्यूसेस स्ट्रेस बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल्स बिकम इजी। तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर जो काम कर रहे हैं वो और उसका जो ओनर है, इन लोगों के बीच में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी नोकझोंक नहीं होनी चाहिए। आम एक अगर ओनर ने कुछ अगर वर्क के लिए बोला है तो जब वो वर्क जो उसको दे रहा है तो पहले वो जिस व्यक्ति को वो वर्क दे रहा है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक अगर वर्क देगा तो क्या है कि यहाँ पे ओनर और वर्कर के बीच में कभी भी नोकझोंक नहीं होगी, और जो वर्क दिया गया वो उसके टाइम पे वो खत्म भी हो जाएगा। तो क्या है कि वर्क ओनर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी यहाँ पे घटेगा। तो स्ट्रेस फ्री यहाँ पे रहना चाहिए, इसीलिए इसको बोला गया है मेंटल रिवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पॉइंट्स थे ये क्या थे, हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें किसने दिए, हमें ये प्रिंसिपल्स दिए हैं हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। अब हम लोग देखते हैं इसने जो टेक्निक्स जो दी है, टेक्निक्स जो है यानी कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंट वेज स्टडी। तो ये टेक्निक क्या है, सबसे पहले टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स scientific study being done for the time required for the completion of the certain part of the task। यानी अगर एक काम दिया गया तो वो टाइम को कितने ड्यूरेशन के अंदर, यानी वो वर्क को हम कितने ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और सारी सिचुएशंस को भी हमें ध्यान रखना है। तो सिचुएशंस को रखते हुए उसके लिए एक बेंचमार्क सेट करना कि ये वर्क को, ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम होना चाहिए, और बाद में फिर उसका स्टडी करना है कि जो टाइम पीरियड जो दिया गया था उस टाइम पीरियड के अंदर ये वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं टाइम स्टडी। फिर है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द मैन एंड मटेरियल, वेस्टेज जनरेटेड फ्रॉम द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स अननेसेसरी। मैंने मोशन स्टडी क्या बताता है कि जो भी वेस्टेज जो है उससे हमें हमारे जो बिजनेस यूनिट है उसमें से निकाल देना है। यानी कि अननेसेसरी अगर रिसोर्सेज हमारे पास पड़ा है, यानी कि अगर एक काम करना है
वो काम करने के लिए अगर 4 लोग इनफ है और हमारे पास 6 लोग हैं तो 2 लोगों को हमें रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर उसको 2 लोगों को हम रखते तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ेगी, हमें उसको पैसा तो देना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोग जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उससे हम लोग अपने यूनिट में से निकाल देना। ये बात हो गई एम्प्लॉय की। और इसी तरह से रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज, अगर सपोज के हमारे पास रॉ मटेरियल है, अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं तो हमें उसे निकाल देना चाहिए या तो उसे बेच देना चाहिए। यानी हमें जितनी चीज़ बिजनेस यूनिट के अंदर रिक्वायर्ड है, जितने भी रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें रखना है। उसके अलावा जितना भी वेस्टेज यानी कि जो अननेसेसरी है उसे हमें बिजनेस यूनिट में से निकाल के हटा देना है उसको। तो ये हो गया मोशन स्टडी। एंड थर्ड वन इज द डिफरेंट वेज स्टडी। डिफरेंट वेज स्टडी, रेट स्टडी means method of encouraging related wages on the basis of the time of the workers work। डिफरेंट वेज स्टडी हमें क्या बताता है कि हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके स्किल और उसकी एफिशिएंसी के मुताबिक उसको उसका वेज यानी कि उसको अपना सैलरी ये सब दिया जाए। अगर हम एक बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला बंदा और एक बहुत ही कम काम करने वाला बंदा, उन दोनों को अगर हम इक्वली सैलरी अगर हम लोग देंगे तो फिर क्या होगा, जो ज़्यादा काम करने वाला जो बंदा होगा वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा कि भाई वो कम काम करने वाले को भी आप मेरे जितना ही सैलरी देते हो। तो इससे जो ज़्यादा काम करने वाला जो बंदा है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको अगर हम कुछ एक्स्ट्रा अगर हमने बेनिफिट दे दिया फाइनेंशियली तो वो क्या हो जाएगा, वो बंदा खुद तो मोटिवेट होगा और भी ज़्यादा काम करने के लिए रेडी होगा, और साथ में हमें बेनिफिट ये भी बनेगा कि जो कम काम कर रहा है वो बंदा उसको देखेगा कि उसने ज़्यादा काम किया तो उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला है। तो हो सकता है कि जो कम काम कर रहा है वो बंदा भी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा ज़्यादा अर्न करने के लिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंट वेज रेट स्टडी, कि जो जिस तरह से काम करेगा, जो जितना वर्क करेगा उसको उसके मुताबिक उसका सैलरी या वेजेस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट थॉट। और दूसरे भी हमने जो थॉट्स जो देखी, एक थी हमारी क्लासिकल थॉट, फिर हमने देखा नियो क्लासिकल थॉट, उसके बाद हमने ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड जो थॉट है वो देखी हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट है और कौन कौन से मैनेजमेंट गुरु ने कौन कौन से वक्त के ऊपर ये थॉट्स लिखी है वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप मुझे आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के जरिए भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।